हेलो गाइस। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के वन शॉट वीडियोस को, जिसमें हमारा सबसे पहला जो आपका चैप्टर है वो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को मैं 2 पार्ट में ख़त्म करूँगा और मैं गारंटी देता हूँ कि हर एक पार्ट आपको ईजिली समझ में आएगा और लगभग जो क्वेश्चंस और जो टॉपिक्स मैं कराऊँगा उन्हीं में से बोर्ड में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपके पास में ये टर्म आती है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है। सिंपल सी बात है कि आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे जो भी आपके पास में केमिकल एनर्जी होगी, आपको ये तो पता है ना केमिकल एनर्जी क्या होती है। केमिकल रिएक्शंस होती हैं और उन केमिकल रिएक्शन से क्या बनती है, केमिकल एनर्जी बनती है। जैसे मान लो आपके पास में ए है और बी है और ये आपस में रिएक्ट करके लेट से कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं आपका, है ना। तो ये क्या करेंगे, ये उस दौरान कोई केमिकल रिएक्शन, क्योंकि देखो रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन होना यही तो आपकी केमिकल रिएक्शन है। तो इस केमिकल रिएक्शन से क्या बनेगी, केमिकल एनर्जी बनेगी। बस उसी केमिकल एनर्जी को आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। अब इसके बाद हम लोग सबसे पहले जो सेल पढ़ते हैं ना, सेल क्या होती है एक्चुअल में आपके पास में, ये डिवाइसेज होती हैं, है ना। ये वो डिवाइसेस होती हैं जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। तो डिवाइसेस क्या कर सकती हैं, आपकी सीई लिख रहा हूँ, सीई मतलब केमिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो सकती है, केमिकल एनर्जी में। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग सेल पढ़ेंगे ना, उसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल बोल सकते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल के अंदर क्या होगा, इसमें आपकी केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होने वाली है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ना इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में समझते हैं। अब देखो ये कंस्ट्रक्शन इसका बहुत ही ज़्यादा इजी है, उसको मैं आपको आराम से समझाता हूँ। इसमें करना क्या होता है, आपको सबसे पहले तो ऐसे 2 सेपरेट बीकर लेने पड़ते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे 2 सेपरेट बीकर ले लेते हैं। जैसे मान लो ये मैंने यहाँ पे एक बीकर ले लिया और ये मैंने एक बीकर ले लिया। अब इस बीकर में मैंने क्या करा, इस वाले बीकर में मैंने भर दिया जिंक सल्फेट का इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। अब ये इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन का मतलब क्या है, ये भी मैं आपको समझाता हूँ। और इस वाले बीकर में आपने क्या कर दिया, इसमें हम लोगों ने भर दिया कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। देखो इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप लोग क्या करते हो, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होती है ना, पहले आप इलेक्ट्रोलाइट समझ लो। देखो इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको ये समझाता हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे आपका NaCl होता है ना, तो NaCl को जैसे आप लोग वाटर के अंदर डालोगे, है ना, वाटर को हम लोग एक्वस भी बोलते हैं। ठीक है, AQ होता है। तो NaCl को जैसे आपने वाटर के अंदर डाला तो आपको पता है वो Na में और किस में ब्रेक हो जाएगा, Cl में। तो ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक होता है ना। तो जब भी कोई सब्सटेंस को वाटर में डालने पर या उसको एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट करने पर वो अपने कैटायन, भाई पॉजिटिव पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटायन, और नेगेटिव पार्ट को क्या बोलते हो आप लोग, एनायन। तो जो भी हमारे पास में सब्सटेंस होगा, जैसे ही मैं उसको पानी में डालता हूँ, अगर वो अपने केटायंस एनायंस में ब्रेक हो रहा है तो वो आपका एक इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस है ना। कौन सा सब्सटेंस है आपका, इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस है। अब जैसे आप इसे पानी के अंदर डालोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव में टूट गया ना, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस के साथ जब NaCl वाटर में मिलेगा तो एक सॉल्यूशन भी बनेगा। भाई जैसे नमक पानी के अंदर मिलेगा तो एक सॉल्यूशन भी बन जाएगा ना, तो उसी सॉल्यूशन को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो वैसे ही आप लोग क्या करोगे, जब हम इस जिंक सल्फेट को, है ना, पानी के अंदर डालेंगे तो ये अपने पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट में टूटेगा। तो ये भी एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, ये भी एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है। अब इस वाले बीकर में मैंने क्या करा, यहाँ पे आपने डाल दी एक जिंक की रॉड, है ना। इस वाले बीकर में मैंने एक जिंक की रॉड डाली और सिंपली इस वाले बीकर में मैंने क्या करा, इस वाले बीकर में मैंने डाल दी यहाँ पे कॉपर की रॉड। ठीक है, तो इस वाले जो बीकर था उसमें हमने जिंक की रॉड डाल दी, इसमें आप लोगों ने कॉपर की रॉड डाल दी। अब होगा क्या, देखो एक्चुअल में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमारा टारगेट क्या है कि हमारी जो केमिकल एनर्जी बनेगी ना, उस केमिकल एनर्जी को मैं कन्वर्ट कर पाऊँ किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो वही मैं करने वाला हूँ यहाँ पे, देखो। अच्छा, आप लोग एक बात याद रखना कि यहाँ पे जो हम लोग 2 बीकर लेते हैं ना, इसमें आपको एक सॉल्ट ब्रिज भी लगाना पड़ता है। अब ये सॉल्ट ब्रिज क्या है, अभी थोड़ी देर में मैं आपको क्लियर करता हूँ कि सॉल्ट ब्रिज क्या है। ठीक है, तो देखो ये सॉल्ट ब्रिज भी आपको लगाना पड़ेगा। और फिर मैं इन दोनों जो रॉड लिया आप लोगों ने, है ना, इन दोनों रॉड को, अच्छा रॉड को हम लोग इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको इलेक्ट्रोड भी बोला जाएगा। तो जो ये आप लोगों ने रॉड लगाई हुई है ना, इनको किसी वायर से कनेक्ट करते हुए, लेट से मैंने किसी वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया, है ना, किससे कनेक्ट कर दिया आप लोगों ने, वोल्ट मीटर से, जो हमें ये बताएगा कि इस वाले में जो है ना करंट वगैरह जा रहा है। ठीक है, अब देखो होता क्या है,
एक्चुअल में यहाँ पे ना जब आप लोग इसको डाल दोगे, क्योंकि आपने क्या करा, जिंक सल्फेट में जिंक की रॉड डाल दी, कॉपर सल्फेट में कॉपर की रॉड डाल दी, एक सॉल्ट ब्रिज लगा दिया, उनको वायर से कनेक्ट करते हुए वोल्ट मीटर से जोड़ दिया, तो इसमें एक रिएक्शन होती है। देखो रिएक्शन क्या होती है कि जो जिंक होता है वो जिंक कॉपर सल्फेट के साथ में रिएक्शन करके जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बना देता है। Zn आपका जिंक है, कॉपर सल्फेट CuSO4 के कॉपर सल्फेट, ZnSO4 के जिंक सल्फेट और Cu के है आपका कॉपर। तो इस वाला जो आपके पास में कंस्ट्रक्शन है ना, इसमें क्या हो जाती है, इस वाले जो हमारे पास में सेल है उसमें एक रिएक्शन होती है। ये रिएक्शन अपने आप होती है, इसलिए हम लोग इसको स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस बोलते हैं, है ना। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब क्या होता है, वो रिएक्शन जो अपने आप होती हैं, ठीक है। तो वो रिएक्शन जो खुद ब खुद हो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहलाती हैं। अब आप एक चीज़ देखो जरा कि हो क्या रहा है कि जो आपका जिंक है वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करके जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बना रहा है। अच्छा देखो, जिंक की आपने यहाँ पे रॉड इस्तेमाल करी है ना, तो देखो जिंक सॉलिड फॉर्म में, कॉपर और कॉपर सल्फेट का आपने देखो सॉल्यूशन लिया है, तो मैंने उसको एक्वस फॉर्म बोल दिया, क्योंकि आपने कॉपर सल्फेट को पानी के अंदर डाल दिया होगा ना, तो वो उसका एक्वस है। ऐसे जिंक सल्फेट का भी एक्वस और कॉपर आपका सॉलिड फॉर्म में। ये जो कॉपर की रॉड है ये तो सॉलिड फॉर्म में है ना यार अपनी, ठीक है। तो ये रिएक्शन इसकी हो रही थी। अब आप एक चीज़ देखो, कोई भी एलिमेंट जो होता है ना, अगर वो एलिमेंट आपका सॉलिड फॉर्म में होता है, कोई भी एलिमेंट, तो अगर आपका कोई भी एलिमेंट सॉलिड फॉर्म में होता है तो याद रखना उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो जीरो होता है ना। तो कितना चार्ज होगा, जीरो। तो वैसे देखो जिंक सॉलिड फॉर्म में तो उसके ऊपर कितना चार्ज है, जीरो। कॉपर सॉलिड फॉर्म में तो उसके ऊपर कितना चार्ज है, जीरो। अब SO4 जो होता है, SO4 पे होता है -2 चार्ज। तो देखो SO4 पे -2 और टोटल जीरो होना चाहिए, तो SO4 पे अगर -2 है तो इस वाले कॉपर पे कितना हो जाएगा, +2। सिमिलरली SO4 पे -2 तो इस वाले जिंक पे कितना हो जाएगा, +2, है ना। तो आप देखो जिंक का जो चार्ज है वो जीरो से कितने पे जा रहा है, +2 पे। तो जिंक का चार्ज जो है वो जीरो से +2 जा रहा है, यानी कि जो जिंक का चार्ज है वो इंक्रीज कर रहा है। और हम बोलेंगे जब भी आपका चार्ज इंक्रीज करेगा वो क्या कहलाएगा, आपका ऑक्सीडेशन, यानी कि जिंक का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। सिमिलरली आप देखो तो जो कॉपर था, कॉपर पहले +2 फॉर्म में था और +2 फॉर्म से किस पे जा रहा है, जीरो पे। तो यानी कि जो जिंक का चार्ज है वो डिक्रीज कर रहा है, और क्योंकि जिंक का चार्ज डिक्रीज कर रहा है इसलिए हम लोग उसको बोलेंगे कि वहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो अब आप लोग एक चीज़ देखो कि ये जो रिएक्शन हो रही है ना, इस रिएक्शन में आपका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है ना। जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो हम लोग सिंपल बोल सकते हैं कि ये वाली जो रिएक्शन होती है ये रेडॉक्स रिएक्शन होती है। तो याद रखना जो भी आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा ना, उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर क्या होगी, एक रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब है उसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन आपका साथ में चलेगा। अच्छा अब आप एक चीज़ देखो कि जो जिंक था ना, ये जिंक जीरो से +2 कैसे जा रहा होगा। तो देखो जो जिंक था आपका, क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में था तो उसके ऊपर पहले जीरो चार्ज होगा, उसने 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया तो उसके ऊपर +2 चार्ज आ गया ना, तभी तो एक्वस फॉर्म में जा पाया। देखो ZnSO4 +2 एक्वस फॉर्म है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जिंक ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करा, और अगर वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है तो वो ऑक्सीडेशन कर रहा है, वो तो हमने ऊपर भी देख लिया था। अब क्योंकि जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है ना वो आपकी एनोड पे होती है। देखो मैंने जो जिंक की रॉड थी उस पर एनोड लिखा हुआ है और जो कॉपर की रॉड है उस पर कैथोड लिखा हुआ है। सिमिलरली देखो कॉपर +2 क्या कर रहा है, इन दो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है ना। तो कॉपर जीरो चार्ज हो गया, +2 जीरो हो गया, ये इसकी एक्वस फॉर्म होगी और ये कॉपर की सॉलिड फॉर्म होगी, ठीक है। अच्छा और ये क्योंकि रिडक्शन कर रहा है तो ये कैथोड पे लगेगा आप लोगों का। अच्छा इस वाली रिएक्शन को क्या बोलते हैं, क्योंकि देखो इसका जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो इसको ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और इसको रिडक्शन हाफ रिएक्शन बोलते हैं। क्योंकि जिंक और कॉपर को अलग अलग करके देख लिया ना हमने, तो ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन, और दोनों को मिला दो तो फुल रिएक्शन हो जाएगी। तो ये कौन सी रिएक्शन है आप लोगों की, दिस इज योर फुल रिएक्शन। ये हमारे पास में फुल रिएक्शन है। और ये वाली जो है ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब देखो ये सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है। एक्चुअल में यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कहाँ बनी, मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कहाँ फॉर्म हो रही है मैं बताता हूँ। देखो जैसे हो क्या रहा है कि जो जिंक है ना, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर रहा है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको इस रॉड पे दिखाई देंगे। वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ रहा होगा ना, दो इलेक्ट्रॉन्स अगर छोड़ता रहेगा वो, है ना। ये तो हमने एक ही एटम लिया जिंक का, वो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, 2 एटम लोगे तो 2 और छोड़ देगा। तो ऐसे जो जिंक की रॉड है उस पर इलेक्ट्रॉन जमा हो रहे हैं, और ये +2 चार्ज जो है ना वो आपका सॉल्यूशन में जा रहा है। तो देखो जिंक रॉड का इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो तो इस रॉड पे आ गया, और जो +2 चार्ज था वो सॉल्यूशन में जाने लग गया। सिमिलरली देखो कॉपर +2, अब देखो यहाँ पे देखो CuSO4 का सोल्यूशन लिया है ना, तो CuSO4 जब टूटेगा तो Cu+2 अलग हो जाएगा और SO4-2 अलग हो जाएगा, है ना। तो CuSO4 जैसे ही टूट रहा है तो वो क्या कर रहा है, Cu+2 को अलग और SO4-2 को अलग कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो CuSO4 और SO4-2 को अलग करने पे क्या होगा कि अब देखो होगा क्या कि जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जिंक रॉड पे छोड़े जा रहे थे ना, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इस वायर के थ्रू
इस वायर के थ्रू इस रॉड की तरफ आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब जब ये इस रॉड की तरफ आ रहे हैं आपके पास में, तो आप देखो इस वाली रॉड की तरफ अब कौन आपका जाने लग जाएगा, कॉपर। क्यों? क्योंकि यहाँ से माइनस चार्ज आ रहा है, तो माइनस की तरफ कौन अट्रैक्ट होने लग जाएगा, प्लस चार्ज। तो आप देखो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है ना, वो जिंक से कॉपर की तरफ हो रहा है, यानी कि जिंक टू कॉपर कौन फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। और आपको ये पता है कि जो भी करंट होता है ना, करंट कहाँ फ्लो करता है आप लोगों के, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन फ्लो करता है आप लोगों का, करंट। तो अगर मैंने बोला कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो जिंक से कॉपर जा रहे हैं, तो करंट कहाँ से कहाँ चला जाएगा, कॉपर से जिंक। तो इस तरीके से आप लोग की यहाँ पे क्या बन जाता है, आप लोगों का करंट बन जाता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल समझ लिया। अब आप देखो इस सॉल्यूशन में धीरे धीरे प्लस चार्ज बढ़ता हुआ जा रहा है, और इस सॉल्यूशन में, क्योंकि देखो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन तो इधर ट्रैवल कर गए, बस इस वाली सॉल्यूशन में तो +2 चार्ज छूट रहा है ना, और यहाँ +2 कॉपर का तो इधर रॉड पे तो चला गया था इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज छूटेगा, माइनस। तो आप देखो दो बीकर में अलग अलग चार्जेस हो गए, तो ये दो बीकर ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाएंगे भाई, प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। तो हम चाहते हैं ये अट्रैक्शन ना हो, तो उसके लिए होगा कि आपके पास में हम लोग इस सॉल्ट ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअल में सॉल्ट ब्रिज में क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज में एक पोटेशियम सॉल्ट डाली जाती है, जैसे K2SO4 डाल दिया। अब ये K2SO4 जैसे ही डालोगे तो आप देखोगे कि जो 2K पॉजिटिव है वो तो अलग हो जाएगा, और SO4-2 ये भी आपका अलग हो जाएगा। तो अब जो पॉजिटिव चार्ज होगा ना, वो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, वो पॉजिटिव चार्ज जा करके इस +2 चार्ज के जिंक को ख़त्म करेगा, और ये SO4-2 चार्ज जा करके इधर तो Cu+2 बन रहा था ना, तो सॉरी इधर जो पॉजिटिव चार्ज होगा ना आपके पास में, ये K पॉजिटिव वाला, ये K पॉजिटिव वाला इधर जाएगा, वेरी सॉरी, K पॉजिटिव वाला इधर जाएगा, इसको कट कर दो। ठीक है, ये इधर जाएगा, और जो SO4-2 वाला होगा ना वो इधर जाएगा आपके पास में। ठीक है, क्योंकि माइनस इधर जाएगा तभी तो प्लस खत्म होगा, और यहाँ से प्लस इधर जाएगा तभी माइनस खत्म होगा। तो सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है कि ये चार्ज एक्यूमुलेशन को स्टॉप करता है, मतलब जो यहाँ बीकर में चार्जेस वगैरह हो रहे हैं ना उनको स्टॉप कर देगा। दूसरा, ये रिएक्शन इनिशिएट करता है, मतलब रिएक्शन वापस चल सके, बीकर आप एक दूसरे को अट्रैक्ट ना करें, हम यही चाहते हैं ना, तो रिएक्शन को वापस ये क्या कर देगा, स्टार्ट। और ये न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, मतलब कहीं पे भी प्लस माइनस चार्ज नहीं बढ़ने देता। ठीक है, अच्छा आप एक चीज़ देखो, जो ये रॉड है इस पे माइनस चार्ज आ रहा है, इसके सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब क्योंकि जो कॉपर का प्लस चार्ज है तो वो तो इधर चला गया ना, तो इधर माइनस बच रहा होगा। तो आप देखो कि जो रॉड है उस पर माइनस चार्ज आ रहा है, जो उसका सॉल्यूशन है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। जो ये वाली रॉड है इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है क्योंकि कॉपर जा रहा है ना इधर, तो और यहाँ माइनस चार्ज बन रहा है। तो हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं, उस टर्म को हम लोगों ने क्या नाम दिया है यहाँ पे, पहले हम लोग एक और चीज़ पढ़ लेते हैं, दैट इज़ योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यानी कि हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, आप पहले एनोड लिखो, एनोड के बाद ये दो वर्टिकल बार लगा दो। ये दो वर्टिकल बार का मतलब क्या है, ये ऐसे बोल लो कि ऐसे दो आप लोगों ने डंडे लगा दिए, एक्चुअल में ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अब देखो एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही थी कि जो जिंक था वो 0 से +2 चार्ज में जा रहा था ना, और जो कैथोड था उस पर क्या हो रहा था, कॉपर +2 से कॉपर में जा रहा था। जिंक 0 से +2, क्योंकि जिंक सॉलिड फॉर्म में था, जिंक +2 एक्वस फॉर्म में, कॉपर +2 एक्वस फॉर्म में, कॉपर सॉलिड फॉर्म में, और जिंक की तो आपका एनोड था यार, है ना, और यहाँ कॉपर क्या था आप लोगों का, कैथोड था। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बोला था कि जो भी रॉड थी उस पर माइनस चार्ज और उसके सॉल्यूशन में प्लस चार्ज, मतलब जो रॉड है ना, आप देखो इधर, आप एक चीज़ जरा फोकस करना कि मैं ये बोल रहा हूँ कि जो ये भी रॉड है ना आप लोगों की रॉड, उसमें माइनस चार्ज और उसके सॉल्यूशन में प्लस चार्ज, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, मतलब जो इलेक्ट्रोड है और जो उसका सॉल्यूशन है उस पर अलग अलग चार्जेस बन रहे हैं ना, अलग अलग चार्जेस क्रिएट हो रहे हैं। तो हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल, इसको हम लोग ई ऑफ सेल से भी डिनोट करते हैं, है ना। इसी को EMF भी बोलते हैं, EMF का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब ये होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, जो भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वो कितना करंट बना सकता है, उसमें बन रहा था ना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड का और उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल बोलते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल दो तरीके का हो सकता है, क्यों, क्योंकि भाई एक तो आपका देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो सकता है, और एक क्या हो सकता है आपका रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कब मिलेगा आपको, जब एनोड का और उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देखोगे आप लोग, मतलब जिंक का
और उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा था तो वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। सिमिलरली कॉपर का और कॉपर सल्फेट के बीच का जो सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ही तो था वो, तो उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो रिडक्शन पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। एक टर्म और आती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक्चुअल में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है बिटवीन इलेक्ट्रोड का और उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, बट वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे होता है। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके पास ये जो सेल है ना, अगर जब ये सेल का मान लो आपने इस सेल का जो टेम्परेचर है वो 298 केल्विन कर दिया, आपने इसका जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक कर दिया, और जो इस सेल की जो कंसंट्रेशन है, मतलब जो आप सॉल्यूशन ले रहे हो उनकी जो कंसंट्रेशन है वो आप लोगों ने 1 m कर दी, 1 m मतलब 1 मोलारिटी की कर दी, तो वही कंडीशन आपकी स्टैंडर्ड कंडीशन कहलाती है। सो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब जब टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर 1 atm, कंसंट्रेशन 1 मोलर हो, तो उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। इसको हम लोग ई नॉट ऑफ सेल से डिनोट करते हैं। तो ई नॉट ऑफ सेल कैसे दिखाया जाता है आप लोगों का? ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ये फॉर्मूला याद रखना कि ई नॉट ऑफ सेल का एक फॉर्मूला होता है। ई नॉट ऑफ सेल का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल, है ना। क्या मतलब है इसका? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल। ठीक है, तो कैसे निकालना है? ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। अब आईयूपीएसी ने एक बात बोली है, आईयूपीएसी ने क्या कहा है कि जो आपका एसईपी है, एसईपी मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बराबर ही आता है। मतलब मान लो कोई सेल है और उस सेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मान लो माइनस का 0.76 आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपको इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है तो बस कुछ मत करो, इसके जो माइनस है ना इसको चेंज कर दो, मतलब वो क्या बन जाएगा? प्लस का 0.76 वोल्ट, तो ये हो जाएगा। ठीक है, और जो उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा ना, वही उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी होगा। तो आप देखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी दो तरीके का हो सकता है, जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरीके था, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितने तरीके का हो सकता है? दो तरीके का। पहला होता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा होता है आप लोगों का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है आपके पास में? तो एनोड का और उसके क्योंकि देखो ऑक्सीडेशन तो एनोड पे ही हो रहा है ना, तो एनोड का और उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच का जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ना, वो आपका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है, और इस क्योंकि ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ऐसे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? और स्टैंडर्ड मतलब वहाँ टेम्परेचर 298 केल्विन है ना, प्रेशर आपका 1 atm, और कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए आप लोगों की? 1 मोलर होनी चाहिए। ठीक है, ये वाली बात होनी चाहिए आपकी। ठीक है, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? कैथोड का और उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच का यहाँ पे जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ना, दैट विल बी कॉल्ड एज योर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बोलोगे आप लोग उसको? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो आई होप आपको ये वाली बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा, ये बात और आप लोग याद रखना कि जब भी ये सेल वर्क करना स्टार्ट करता है ना, मतलब जब ये सेल काम करेगा, तो याद रखना इसके लिए जो ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू निकलती है, मतलब इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड ऑफ पोटेंशियल निकलता है सेल का, वो निकलता है 1.10 वोल्ट। ठीक है, कितना निकलता है वो? 1.10 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको निकाल सकते हो। ठीक है, अब एक और टर्म हमारे पास में आती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब इसकी ज़रूरत क्या है? देखो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, इसको शॉर्ट में हम लोग SHE भी बोल देते हैं, है ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। पहले ये बनता कैसे? एक बीकर लिया जाता है इस तरीके का, और यहाँ पे आप लोग एक ग्लास ट्यूब ले लेते हो। तो ये क्या है हमारे पास में? एक ग्लास ट्यूब है। ठीक है, अब इस ग्लास ट्यूब के साथ सीन क्या है आप लोगों का कि देखो ये ग्लास ट्यूब में हम लोग एक प्लैटिनम की ऐसे वायर चलाते हैं, यानी वायर होती है ये, और ये प्लैटिनम का ही एक्चुअल में एक पीस है, द पीस ऑफ अ प्लैटिनम, है ना, पीस ऑफ अ प्लैटिनम। तो ये प्लैटिनम का ही पीस है ना, PT मतलब सिंबल ऑफ प्लैटिनम। अब होता क्या है कि यहाँ पे आपने सॉल्यूशन भर दिया 1 मोलर H2SO4 सोल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले आप लोग देखो इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, भाई ई नॉट का मतलब मैंने आपको समझाया ना, दिस इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बट ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका है? SHE का, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो 0 होता है ना। अब इससे इसका फ़ायदा क्या होता है कि देखो जैसे मान लो आपने क्या करा, यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया फॉर एग्जाम्पल, इधर आप लोगों ने ले लिया जिंक, है ना, क्या ले लिया आप लोगों ने यहाँ पे, इधर हम लोगों ने क्या करा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ बस कि SHE का यूज़ क्या होता है कि जैसे यहाँ पे आपने जिंक सल्फेट लिया और यहाँ पे आप लोगों ने ले ली जिंक की रॉड, है ना, जिंक की रॉड। अब जैसे मान लो इधर आप लोगों ने SHE ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या बना लोगे? इस तरीके का SHE बना दोगे। यहाँ पे ऐसे इसमें आप लोग क्या डाल दोगे? इसमें हाइड्रोजन गैस चलती होती है इसमें, हाइड्रोजन गैस। फिर यहाँ पे आप लोग ऐसे प्लेटिनम का वायर
और सिंपली आप लोग इसमें 1 मोलर H2SO4 सोल्यूशन भर दोगे, ठीक है। तो होगा क्या कि जैसे आप अच्छा इनको वायर वगैरह से कनेक्ट करके फिर वापस आप लोग इनमें सॉल्ट ब्रिज वगैरह लगा देना, ठीक है। तो जैसे अब देखो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब ये सेल वर्क करना स्टार्ट करता है तो इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसका ई नॉट ऑफ सेल कितना आता है 1.10 वोल्ट। लेकिन जो 1.10 वोल्ट है वो तो जिंक और कॉपर दोनों का मिला के आ रहा होगा ना। अगर मुझे सिर्फ जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जानना है या सिर्फ कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जानना है तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए हम लोग करते हैं SHE का इस्तेमाल। क्यों? क्योंकि SHE देखो, SHE का खुद का पोटेंशियल कितना है बताओ आपके पास में, SHE का खुद का पोटेंशियल तो 0 है। तो जो भी पोटेंशियल निकलेगा आपका वो किसका निकलेगा, जिंक का ही तो निकलेगा यहाँ पे, है ना। तो जब हम इसका ई नॉट ऑफ सेल निकालेंगे तो जो भी इसका ई नॉट ऑफ सेल निकलेगा वो ई नॉट ऑफ सेल किसका निकलेगा, सिर्फ आप लोगों का जिंक का। वैसे इसका जो ई नॉट ऑफ सेल निकल के आता है ना वो निकल के आता है माइनस का 0.76 वोल्ट, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज में मैं आपको समझा रहा हूँ बस, क्योंकि देखो इसका खुद का पोटेंशियल तो 0 है, तो जो भी पोटेंशियल निकलेगा वो सिर्फ इस जिंक की वजह से ही तो निकलेगा। तो यानी कि हम लोग अच्छा यहाँ वोल्ट मीटर से भी कनेक्ट कर लेना, तो इसका माइनस 0.76 आ गया। वैसे ही आपने क्या किया होगा, दूसरी बार मैंने क्या करा, इसी जो आपने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था ना, इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आपने कॉपर की रॉड डाल दी इस तरीके से, और सिमिलरली आप लोगों ने क्या कर दिया यहाँ पे इस तरीके से, हमने बोला कि यहाँ पे आप लोग उसी को डाल दो, किसको, SHE को डाल दो, यहाँ हाइड्रोजन गैस आप लोग डाल दोगे, ऐसे प्लैटिनम वायर चल जाएगी, है ना। और फिर आप लोग इसको वोल्ट मीटर वगैरह से कनेक्ट कर देना, वो तो आप समझ ही गए इस बात को, है ना। अच्छा तो क्योंकि देखो SHE का खुद का पोटेंशियल तो कितना है 0, तो जो भी पोटेंशियल आपका आएगा वो किसकी वजह से आएगा, कॉपर का। और इसका जब मैंने ई नॉट ऑफ सेल देखा तो वो ई नॉट ऑफ सेल कितना आ रहा था आपके पास में, वो आ रहा था 0.36 वोल्ट, है ना। कितना आ रहा था आपके पास में 0.36 वोल्ट। तो जब मैंने अब इसका टोटल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालो, देखो अब आपने माना क्या किया हम लोगों ने, जो हमने पहले किया था, है ना। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे तो लिया था, बीकर लिया था, इधर जिंक सल्फेट ZnSO4, यहाँ जिंक की रॉड, सिमिलरली यहाँ पे आप लोगों ने क्या करा था इस तरीके से, है ना। इधर हम लोगों ने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन और यहाँ कॉपर की रॉड, और फिर उनको क्या कर दिया था, ऐसे जोड़ दिया था ना आप लोगों ने, ये जिंक की रॉड थी, ठीक है। और अब आप देखोगे तो इसका जब मैं ई नॉट ऑफ सेल निकालूंगा तो वो क्या होता है, देखो ई नॉट ऑफ सेल का मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, वो होता है ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस में क्या होता है बताओ, ई नॉट ऑफ एनोड। तो बस अब आप फॉर्मूला लगाओ, ई नॉट ऑफ कैथोड, देखो कैथोड पे कौन है, कॉपर, और कॉपर का पोटेंशियल कितना निकल गया 0.36 माइनस एनोड का कितना है बताओ, तो एनोड का निकला है आप लोग, क्योंकि एनोड पे तो जिंक है ना, और जिंक का कितना पोटेंशियल निकल गया माइनस का 0.76 वोल्ट। तो यह आ जाएगा 0.36 माइनस माइनस का प्लस 0.76, तो यह आ जाएगा आपका कितना, अच्छा सॉरी इसका 0.36 नहीं 0.34 आता है, वेरी सॉरी 34, ठीक है। तो इधर भी आ जाएगा 34, इधर भी 34। अब आप इसको जोड़ के देखो तो ये आ जाएगा 1.10 वोल्ट, है ना। 0.34 जोड़ के देख लो 0.76, तो 4 + 6 10 कैरी 1, 3 + 7 1 9 + 1 10 कैरी 1, और 1.10। तो यही तो मैंने आपको शुरुआत में कहा था। तो इसका मतलब अगर मुझे किसी भी इलेक्ट्रोड का इंडिविजुअल पोटेंशियल निकालना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको SHE के साथ में लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि SHE का खुद का पोटेंशियल कितना होता है 0। अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे है, देखो ये प्लेटिनम है ना आपके पास में, प्लेटिनम जो है आप लोगों का ऐसे लिखते हैं इसका रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि आपने प्लेटिनम का यूज़ किया, वो सॉलिड फॉर्म में, हाइड्रोजन गैस डाल रहे हो तो H2 गैस, फिर वर्टिकल बार आपने लगा दिया इस तरीके का H+ और 1 मोलर इसकी कंसंट्रेशन, तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। अब आती है आपके पास में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, एक्चुअल में ये एलिमेंट्स का या इलेक्ट्रोड्स का एक अरेंजमेंट है इन देयर इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब आप बोलोगे यार स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही क्यों लिए, देखो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इसलिए लिए ना क्योंकि IUPAC ने क्या बोला है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ही आप लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोलोगे, है ना। अच्छा एक बात याद रखना आप लोग, एक बात याद रखना कि जो भी एलिमेंट्स आप लोगों के क्या करते हैं, जिनका ऑक्सीडेशन होता है ना, ऑक्सीडेशन याद रखना, ठीक है। जो भी एलिमेंट जिनका आपका ऑक्सीडेशन होता है ना, तो वो आपके वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट बनते हैं। क्या बनते हैं वो, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो वो आपके रिड्यूसिंग एजेंट बनेंगे, और जिनका आपका रिडक्शन हो रहा होगा ना, जिन भी एलिमेंट्स का रिडक्शन हो रहा होगा वो वेरी गुड आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेंगे, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखना, आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब बस यहाँ से अगर आप लोग देखो, क्योंकि देखो अब आप एक क्या करोगे, यहाँ पे ये आपकी टेबल जो बनी हुई है ना, NCERT की टेबल बनी हुई है आप लोगों की, वहाँ से प्रेफर कर लेना। बस मैं आपको समझाता हूँ ये है क्या। देखो F2 ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो देखो जब भी यहाँ पे इधर लेफ्ट में लिखे होते हैं ना इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे होते हैं आपके
गेन हो रहे होते हैं। तो क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं तो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देखो प्लस का 2.87 आ रहा है। और जो आपका लिथियम है, लिथियम का जो इलेक्ट्रॉन का जो मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वही तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी होगा, तो दोनों बातें सेम ही है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो लिथियम का एक इलेक्ट्रॉन गेन करने पे माइनस चार्ज क्यों आ रहा है, मैं आपको ये समझाता हूँ। देखो लिथियम जो होता है ना आपके पास में, उसका एटॉमिक नंबर होता है 3। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो वो 2,1 होगा ना इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यानी कि क्या करना चाहता है, अपने एक इलेक्ट्रॉन, तो लिथियम अपने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, यहाँ पे डोनेट कर देगा। और एक इलेक्ट्रॉन को अगर ये डोनेट करना चाह रहा है, लेकिन आप तो क्या कर रहे हो, देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लिथियम को डोनेट ना करा करके उसे एक्सेप्ट करवा रहे हो, तो लिथियम क्या करेगा, माइनस चार्ज की वैल्यू दिखाएगा, है ना, माइनस चार्ज की वैल्यू दिखा, इसी माइनस का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाह रहा है। इसका मतलब लिथियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाह रहा है, लिथियम क्या करना चाह रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट। और जो भी चीज़ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है तो वो हाईली क्या बन जाती है आप लोग की, ऑक्सीडेशन, मतलब लिथियम आपको ऑक्सीडेशन करना चाहता है, और फ्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन लेना ही चाह रहा होता है, तो उसका तो रिडक्शन ही हो रहा। तो आप एक बात बताओ, जब आप ऊपर से नीचे आ रहे होंगे, तो क्योंकि देखो ये एलिमेंट ऑक्सीडेशन करना चाहते हैं, मतलब ये वेरी गुड क्या होंगे बताओ, रिड्यूसिंग एजेंट आ रहे। तो जब आप ऊपर से नीचे आते हो ना, तो जो रिड्यूसिंग एजेंट का क्या होता है, कैरेक्टर होता है ना, वो इंक्रीज करता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो कैरेक्टर है वो क्या करेगा, आप लोगों का डिक्रीज करेगा। वेरी सॉरी, मैंने यहाँ पर डिक्रीज लिखना चाहिए था, है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो कैरेक्टर होगा वो क्या करेगा, आपका डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये बात है। एप्लीकेशन देख लो, फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन की, मतलब कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ये भी आप लोग बता सकते हो। अभी मैं आपको क्वेश्चंस में समझाऊंगा कि रिएक्शन की फिजिबिलिटी का मतलब क्या है, और किसी भी सेल का पोटेंशियल निकालने के लिए। तो ये जो दो बातें हैं ना, अभी के लिए बस जस्ट आप लोग नोट डाउन कर लो, जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा ना, तो क्वेश्चन में आपको मैं ये सारी बातें समझा दूंगा कि ये कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं और बात करते हैं यहाँ पर नॉस्ट इक्वेशन की। अब ये नॉस्ट इक्वेशन क्या होती है, देखो, तो नस्ट इक्वेशन के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, एक्चुअल में आप लोग देखो कि जब आप लोग स्टैंडर्ड कंडीशन में ई नॉट ऑफ सेल निकाल रहे थे, तो स्टैंडर्ड कंडीशन में जो ई नॉट ऑफ सेल निकल रहा था ना आपका, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला था आपके पास में, ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड, है ना, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस का ई नॉट ऑफ एनोड। यानी कि जब आप लोग स्टैंडर्ड कंडीशन पे आप लोग जब सेल पोटेंशियल निकाल रहे हो, है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल निकाल रहे हो, तो उसके लिए तो फॉर्मूला है हमारे पास में। लेकिन दिक्कत बताऊँ क्या आ रही है, हमारे पास में अनस्टैंडर्ड कंडीशन के लिए नहीं था। अनस्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या होता है, देखो अनस्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब होता है कि हो सकता है, अनस्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब होता है कि हो सकता है आप लोगों का जो टेम्परेचर हो वो 298 केल्विन ना हो सकता है आपका जो प्रेशर हो 1 एटीएम के बराबर ना हो सकता है आपका जो कंसंट्रेशन हो वो भी आपका 1 मोलर के बराबर ना हो। तो ये जो कंडीशंस होती है ना आप लोग की, ये अनस्टैंडर्ड कंडीशन होती हैं, ठीक है। अब देखो ये नॉस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला होता है ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल, है ना, माइनस 2.303 आर टी एन एफ लॉग बेस में 10 क्यू। अब मैं आपको सारी बातें समझाता हूँ ये है क्या। ई ऑफ सेल तो आपको पता ही है क्या होता है, बताओ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल कौन सी कंडीशन पे बताओ, एट, यहीं पे लिखा हुआ है ना, एट अनस्टैंडर्ड कंडीशन, तो कौन सी कंडीशन पे, अनस्टैंडर्ड। ये क्या होता है बताओ, ई नॉट ऑफ, जहाँ भी नॉट आ जाएगा ना वो स्टैंडर्ड है, और जहाँ नॉट नहीं आएगा, देखो ई ऑफ सेल है तो वो नॉट नहीं है ना, तो वो अनस्टैंडर्ड है। यहाँ नॉट आ गया तो वो स्टैंडर्ड है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल, बट ये कौन सी कंडीशन पे हो जाएगा, एट स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है। आर जो होता है ना, आर को हम लोग बोलते हैं दिस इज योर आइडियल गैस कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है आइडियल गैस कांस्टेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो आर की वैल्यू होती है 8.314 जूल्स पर मोल केल्विन, ठीक है। और एन क्या होता है हमारे पास में, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके ट्रांसफर हो रहे हैं ना, वो एन की वैल्यू होती है। जैसे आप लोग जब जिंक और कॉपर सल्फेट को देख रहे हैं, तो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा था और कॉपर क्या कर रहा था, भाई आपने देखा था ना कि जिंक Zn क्या कर रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करके Zn+2 बना रहा था ना, और कॉपर +2 क्या कर रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके कॉपर बना रहा था। तो जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके ट्रांसफर हो रहे हैं ना, यही एन है। एफ क्या होता है आप लोग का, एफ इज योर फैराडे कांस्टेंट, एफ क्या होता है हमारे पास में, दिस इज योर फैराडे कांस्टेंट। और 1 फैराडे की जो वैल्यू होती है ना, वो होती है 96500 कूलाम, ठीक है। अच्छा, क्यू क्या होता है, क्यू को बोलते हैं रिएक्शन कोफिशिएंट, है ना, क्या होता है हमारे पास में, दिस इज योर रिएक्शन कोफिशिएंट। तो ये आपके पास में रिएक्शन कोफिशिएंट होता है। अच्छा, जब मान लो आपने टेम्परेचर फिक्स कर दिया 298 केल्विन, तो 298 केल्विन का मतलब होता है 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें जो देखो, क्योंकि आपको पता है जो आर है वो तो कांस्टेंट है आपका, क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट है, देखो आर कांस्टेंट है कि नहीं है, बिल्कुल है सर।
फैराडे आपका ऑलरेडी एक कांस्टेंट है ना। तो जब आप इन सारे कांस्टेंट वगैरह की वैल्यू डाल दोगे और 2.303 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ई ऑफ सेल की जो वैल्यू निकल के आएगी ना, वो आएगी ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग बेस में 10 और साथ में क्यू। अभी क्यू क्या है मैं आपको अभी समझाता हूँ, रुको। बस एक बात आप लोग ये समझ लो कि जो ये आपके पास में होता है ना, एक चीज़ याद रखना, ये जो फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला, ये मैक्सिमम 95% तो आपको यही फॉर्मूला यूज़ करने के लिए मिलेगा बोर्ड में, क्योंकि टेम्परेचर आपको 298 केल्विन गिवन होगा। अगर मान लो नहीं दे रखा है तो फिर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब क्वेश्चंस करेंगे तो इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। अभी के लिए समझ में आ गया, वेरी गुड। अभी क्यों समझा देता हूँ मैं, देखो। जैसे मान लो कोई रिएक्शन हो रही है आपके पास में, जिसके ए मोल्स ऑफ ए रिएक्ट कर रहे हैं बी मोल्स ऑफ बी के साथ, और इसके सी मोल्स ऑफ सी बना रहे हैं डी मोल्स ऑफ डी। तो अगर मान लो इसके लिए आपको क्यों निकालना है तो कुछ नहीं करना क्या होता है, आप प्रोडक्ट लो, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लो। कंसंट्रेशन में देखो कैपिटल सी लिखा हुआ है ना, तो कैपिटल सी को स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दो भाई। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लिखा होता है ना, दिस इज योर कंसंट्रेशन, क्या होती है हमारे पास में, कंसंट्रेशन। ऐसे कैपिटल डी लिखा है तो उसको भी हम लोग लिख देंगे कंसंट्रेशन। अब उसकी कंसंट्रेशन लिख दी। अच्छा, सिमिलरली देखो, पहले आप लोगों ने क्या करा, ऊपर हम लोगों ने लिखी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, किसकी कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की, और नीचे हम लोग लिखेंगे किसकी कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो नीचे लिखने वाला हूँ सर मैं किसकी कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की। तो रिएक्टेंट में मैं लिख दूंगा कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। और जो इनके आगे लिखे हुए ना भाई, जो आगे स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी, इनको बोलते हैं स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं हम लोग इनको, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब ये स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होते हैं भाई, इनके पावर में लगा दो। कैपिटल सी के आगे स्मॉल सी है, इसकी पावर। कैपिटल डी के आगे स्मॉल डी है, इसकी पावर। कैपिटल ए के आगे स्मॉल ए है, इसकी पावर। कैपिटल बी की स्मॉल बी है। ये सब वैल्यूज आपने रख दी, ठीक है। वेरी सिंपल है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो मेरे को दे दिया 2 मोल्स ऑफ ए 3 मोल्स ऑफ बी, ये रिएक्ट कर रहा है आप लोग का 4 मोल्स ऑफ सी और 3 डी के साथ में, ठीक है। तो इसके लिए बताओ क्यू क्या होगा, बड़ा सिंपल है यार। क्यू जब भी आप लोग याद रखोगे ना, इसके लिए क्यू निकालना है तो याद रखो कंसंट्रेशन ऑफ सी लिखोगे, फिर कंसंट्रेशन ऑफ डी। पहले तो हमने क्या लिख दिया, प्रोडक्ट लिख दिया ना भाई यहाँ पे। पहले तो आप लोग इसको प्रोडक्ट लिख दोगे, साथ में फिर आप लोग रिएक्टेंट लिख दो। तो रिएक्टेंट में हम लोगों ने ए लिख दिया, फिर रिएक्टेंट में आप लोगों ने बी लिख दिया। सी की पावर, सी के आगे देखो क्या है 4 तो उसकी पावर 4, डी के आगे 3 है तो उसकी पावर 3, ए के आगे 2 है तो उसकी पावर 2, बी के आगे 3 है तो उसकी पावर 3। तो ये क्यों निकल जाएगा आपका, दिस इज योर रिएक्शन कोफिशिएंट। तो आई होप आपको रिएक्शन कोफिशिएंट क्लियर हो गया होगा। लास्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, दैट इज योर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी। देखो गिब्स फ्री एनर्जीज क्या होती हैं, अगर मान लो हम लोग कोई भी वर्क करा रहे हैं तो उस वर्क से हम लोग कितनी मतलब कोई भी आप लोग अगर काम करा रहे हो, कोई भी अगर आप रिएक्शन करा रहे हो, तो उस रिएक्शन से आप लोग मैक्सिमम कितना वर्क ऑब्टेन कर सकते हो ना, उसी को हम लोग गिब्स एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। डेल्टा, यहाँ पे एक डेल्टा जी नॉट होती है, डेल्टा जी होती है गिब्स फ्री एनर्जी, है ना। गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एक्चुअल में चेंज होता है, चेंज कितना चेंज आया, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड कंडीशन। कौन सी कंडीशन पे, स्टैंडर्ड कंडीशन पे। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है माइनस का एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हुए, एफ तो आपको पता ही है, एन तो पता है ना भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर। एफ क्या होता है आपके पास में, फैराडे कांस्टेंट ऊपर बताया था। और ई नॉट ऑफ सेल तो आपको पता ही है ना, सेल पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन पे। ई नॉट ऑफ सेल का फॉर्मूला कैसे निकलता है भाई, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ठीक है। तो बस अब आप एक चीज़ देख लेना जरा, वो मैं आपको बताता हूँ। एफ मैंने आपको बता ही दिया था, फैराडे कांस्टेंट, दिस इज योर फैराडेज कांस्टेंट। अच्छा, तो अब एक चीज़ देखना आप लोग, क्योंकि जो आपका वर्क है, अगर हम वोल्टेज सेल की बात करें तो उसमें जो वर्क डन है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, वोल्टेज और सेल के द्वारा किया जा रहा है, सराउंडिंग मतलब बाहर के द्वारा, बाहर पे। तो इसलिए माइनस का साइन आता है। तो डेल्टा जी नॉट का आपको फॉर्मूला याद रखना है, माइनस का एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। इसका फॉर्मूला हम लोग न्यूमेरिकल्स में बहुत तगड़े तरीके से यूज़ करेंगे। दूसरा एक फॉर्मूला और आता है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस का आर टी लॉग की। अभी जो लॉग की होता है ना, जिसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एक्चुअल में कुछ नहीं है। जैसे ये जो क्यू है ना, क्यू, इस क्यू को ही कई बार के सी भी बोल देते हैं, बट इस क्यू को के सी कब बोला जाता है वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। कब बोलेंगे इसको, हम न्यूमेरिकल में देख लेंगे इसको, ठीक है। बस आप याद रखना कि इस के को हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 1। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और जो पार्ट 2 आएगा आपका, वो और तगड़े तरीके से हम लोग उसको करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स वगैरह पे तो आपके बोर्ड से पहले तो मैं आपके सारे वन शॉट के थ्रू मैं आपके सारे चैप्टर्स करवा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।